हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो कल हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी सेकेंड चैप्टर ख़त्म किया है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक तरह की फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट पे लगती है। हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कुछ कुछ मैग्नेटिक फोर्स जैसा है, पर पूरी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जैसा नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स में होता है कि वो अट्रैक्ट भी हो करती है और साथ साथ रिपेल भी करती है। एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है और अपनी तरफ से रिपेल भी करती है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स में इसका बिल्कुल उल्टा है, या फिर कह सकते हैं इससे थोड़ा हटके है। इसमें है कि सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। रिपल्शन होता है एक हायर टॉपिक में जिसे कहते हैं एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ग्रेविटी को थोड़ी और अच्छी तरह समझते हैं। ग्रेविटी है क्या? सपोज कर लीजिए एक स्टोरी है न्यूटन सर की, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, एक टाइम की बात है, न्यूटन एप्पल की ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, सपोज कर लीजिए न्यूटन है और ये यूं करके बैठे हुए हैं और वो हाथ में बुक लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक सेब न्यूटन के सर पे गिरता है। ठीक है, जब न्यूटन के सर पे ये सेब गिरता है तो न्यूटन सोचते हैं कि सेब नीचे गिर गया। ठीक है, फिर उनको न्यूटन सोचते हैं कि आसमान तो पूरा खुला हुआ है और पूरा साफ है, तो सेब नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया? ठीक है, हालांकि ये डिबेट पहले भी हो चुकी है। पहले एडविन हैरी नाम की एक साइंटिस्ट और कुछ साइंटिस्ट लाइक रॉबर्ट हुक ये इस बारे में पहले से बात कर रहे थे कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, न्यूटन ने इनका ये आइडिया ओरिजिनल नहीं था। असल में इन्होंने सिर्फ इसके लिए फॉर्मूलाज बनाए थे। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक मास है। इस मास के m1 इसको मान लेते हैं और ये एक दूसरा मास है m2। इस मास और इस मास की वजन पे ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करेगा इस पर। जैसे जैसे ये मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हमने रेडियस कहा है, उसके स्क्वायर के, ठीक है, रेडियस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे रेडियस बढ़ेगा फोर्स कम होगा, अगर ये घटेगा फोर्स मतलब रेडियस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें यही इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप बताया और साथ साथ उन्होंने हमें एक फॉर्मूला भी दिया। अगर आप देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास 1 इंटू मास 2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस स्क्वायर के। तो उसे हम आगे बढ़ाएं तो फोर्स इक्वल होगा मास 1 इंटू मास 2 अपॉन रेडियस स्क्वायर के। तो अभी आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट मिसिंग है। ठीक है, अगर हम इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा एक कांस्टेंट जिसे हम मान लेते हैं c। तो m1 इंटू m2
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ। तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, फिलहाल इसे एक नाम देके फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप पीछे वाली वीडियो को पॉज करके उसे नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। इस कांस्टेंट को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से, ठीक है। तो हमको फाइनल फॉर्मूला मिलता है फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर मास 1 इंटू मास 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला, ठीक है। आपको दिख रहा है? तो अब जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको ऐसा यूनिट निकालना है। तो पहले फॉर्मूला में चेंज करेंगे, हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्मूला डालना है, इसको बनाना है इसको। तो g इज इक्वल्स टू हो जाएगा f, ठीक है। ये अंदर आ गया। तो ये सिंपल है कि हमको इस तरह से दिखेगा, फोर्स नीचे हो जाना चाहिए। तो हम इसको इसका कहते हैं, इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर m1 इंटू m2, ठीक है। ये इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले यानी कि g इज इक्वल्स टू f, एक मिनट, f आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 पे सबके ऐसा यूनिट रख देते हैं जिससे हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का हो जाएगा मीटर्स पर स्क्वायर, ये मास नहीं मीटर्स है, ठीक है। और मास का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। मास का हो जाएगा आपको किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम है कि ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो किलोग्राम स्क्वायर मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये होगा ऐसा यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। असल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो फिलहाल तो अभी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान नहीं है, तो हम नहीं कर सकते हैं। आप इसे यूट्यूब पे कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। ये तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट, और ये है वो वैल्यू। ये क्या है, ये जो एक वैल्यू है ना, ये आपको ब्रह्मांड के हर एक कोने में काम आएगा, ठीक है। ये आपको ब्रह्मांड के हर एक कोने में काम आएगा। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी का एक तरह का कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप लगा के कहीं पे भी किसी का मास लगा के रेडियस लगा के निकाल सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये आपको हर जगह काम करेगा सिवाय एक जगह के, जिसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में फिजिक्स के सारे नियम काम नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ के एक अलग नियम है जिसे आप स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यानी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास, ठीक है। तो पृथ्वी पे पृथ्वी से 1 kg, पृथ्वी से कुछ ऊपर 1 kg मास है, एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, उसका ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स निकालना है हम लोगों को, ठीक है। ग्रेविटी निकालना है कि पृथ्वी उस बॉल को कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं।
तो हमको मास 1 यानी कि ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है जो कि है 1 किलोग्राम, ठीक है। और फिर मास 2 यानी पृथ्वी का मास दिया हुआ है जो कि है 6 ये इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। और इसके बीच का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुमको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमको कन्वर्ट करना होगा रेडियस को किलोमीटर से मीटर में, ठीक है। तो रेडियस था हमारा 6.4 10⁻³ 6.4 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये है हमारा रेडियस किलोमीटर्स में, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए तो हमको मिलेगा 6.4 इंटू 10⁻, ये जीरोस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनली से इसे फॉर्मूला पे रख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1 इंटू मास 2 अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, -11 इंटू मास 1 है 1 kg, फिर मास 2 है हमारे पास 6 इंटू 10⁻, 6 इंटू 10⁻24 आपको दिख रहा है, 1 मिनट, 24, ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसे पूरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा वैल्यू जो कि है 9.8 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। जो भी करना है इस फॉर्मूले की मदद से ही करना है, इसे इस फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज रख दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इजी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो हम अगली चैप्टर में यानी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।